प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कल की कक्षा में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़े थे। आज हमारा पॉलिटी का ये सेकंड सेगमेंट है और उसमें पढ़ना है शासन प्रणाली कैसी चलती है, क्या होता है और संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और प्रस्तावना के बारे में। 3 चैप्टर आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे और संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। इन तीनों से कैसे कैसे क्या क्या आपके एग्जाम में फैक्ट आ सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उस पर गहनता से चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा होगा संविधान में कि किस तरीके से आप लोगों को पूरा सेगमेंट पढ़ाया था मैंने। अब चलिए चर्चा करते हैं कि पहले शासन प्रणाली पर कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या आपसे पूछा जाएगा। शासन प्रणाली में 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एक संघात्मक शासन प्रणाली और एक एकात्मक शासन प्रणाली। सबसे पहले संघात्मक शासन प्रणाली होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, फिर जानेंगे एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दोनों चीजों को देखना है, लेकिन पहले हम लोग क्या देखेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। देखिएगा इसके लक्षण क्या क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण क्या क्या है। तो अगर संघात्मक शासन प्रणाली कहें तो इसमें शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। किसके किसके मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र के मध्य बंटवारा होता है और राज्य के मध्य बंटवारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। और क्या इसके लक्षण है, समान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में जितने राज्य हैं उनका एक समान प्रतिनिधित्व होगा, मतलब समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ऐसा बात भी संघात्मक शासन प्रणाली में होता है। साथ ही साथ द्विसदनवाद होता है संघात्मक शासन प्रणाली में, मतलब लोकसभा भी होता है इसमें और राज्यसभा भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली में। तीसरा इसका लक्षण क्या है संघात्मक शासन प्रणाली का, दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार कैसे, राष्ट्र स्तर पे भी सरकार होती है और क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकार गठित होती है। तो राष्ट्र स्तर पे एक सरकार काम करती है और क्षेत्रीय स्तर पर भी एक सरकार काम करती है। इस शासन प्रणाली में, इसी संघात्मक शासन प्रणाली। और क्या लक्षण है संघात्मक शासन प्रणाली में, लिखित एवं कठोर संविधान होता है संघात्मक शासन प्रणाली का। लिखित एवं कठोर संविधान मतलब इसमें जो संविधान लिखा है उसमें कठोरता किस प्रकार से है। इसमें अगर संविधान संशोधन करना होगा तो उसके लिए 2/3 बहुमत से जरूरत होती है, संविधान संशोधन प्रक्रिया की जरूरत होती है। इसीलिए ये कैसा है संविधान संघात्मक वाला, कठोर है। और क्या है, लिखित है। तो अब प्रश्न अगर ये आएगा संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान किस प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो ये भी बताओगे कि लिखित होता है, कठोर होता है, द्विसदनात्मक होता है, एक राष्ट्र स्तर पर एक क्षेत्रीय स्तर पर, राज्यसभा की सीटों को समान प्रतिनिधित्व किया जाता है, नागरिकता दोहरी होती है, एक राष्ट्र की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता यहाँ पर मिलती है। अगला, संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब यहाँ पर जो संविधान है उसी को ही सर्वोच्च माना जाता है, मतलब संविधान ही सर्वोपरि है, इंसान सर्वोपरि नहीं है। यहाँ पर संघात्मक में किसको सर्वोपरि माना जाता है, संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। आगे बात करें इसमें और क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है कि न्यायपालिका को यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है और निष्पक्ष न्यायपालिका है, किसी के पक्ष को नहीं लिया जाता है और निष्पक्ष रूप से न्याय किया जाता है। ये भी संघात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान, मैंने बताया कि संघ का अलग नागरिकता मिलता है और राज्य का अलग नागरिकता। संघात्मक का क्या क्या आप लोगों ने देखा, फिर से एक बार देखिए, सेट कीजिए दिमाग में, क्योंकि ये भूलने वाला टॉपिक है, आपके लक्षण भूल जाओगे। फिर से, संघात्मक में समान राज्यों, जितनी राज्य हैं वहाँ सब, जितने भी राज्य हैं वहाँ पे राज्यसभा जो है उनके सीटों को समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाएगा। दोहरा सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की और एक भारत की, पूरे मतलब पूरी भारत कह रहा हूँ, मतलब पूरे राष्ट्र की। भारत का तो बात ही नहीं हो रहा है अभी, तो संघात्मक होता क्या है समझ रहे हैं। आगे दोहरी सरकार भी होती है, एक राष्ट्रीय स्तर की एक क्षेत्रीय स्तर की। तो ये सारे लक्षण किसके हैं,
संघात्मक शासन प्रणाली के हैं। आगे अगर हम लोग बात करें एकात्मक शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या है, संघात्मक का तो देख लिए, अब एकात्मक का क्या होता है। एकात्मक नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, इसमें एकल व्यवस्था होगा। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा, केवल एक लोग इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, किसका किसका, एकल सरकार होता है। यहाँ पर दोहरी सरकार की प्रावधान नहीं होता है, यहाँ पर एकल सरकार का प्रावधान होता है। एकात्मक में केवल केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं, यहाँ राज्य वाज्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। केंद्र जो कहेगा जो करेगा वही सर्वोपरि होगा, वही सर्वमान्य होगा। शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, एकल नागरिकता होती है, एकल संविधान होता है, एकल न्यायपालिका होती है। ये सब एकल नागरिकता, एकल संविधान या एकल न्यायपालिका, ये सारे लक्षण किसके हैं, एकात्मक शासन प्रणाली के हैं। मतलब एक ही न्यायपालिका होगी, वही सबको रेगुलेट करेगी, एक ही संविधान होगा जो सबको रेगुलेट करेगा, एक ही नागरिकता होगी सबको। समझ में आया, केवल भारत की नागरिकता या किसी देश की नागरिकता, एक ही नागरिकता मिलेगी, दोहरी नागरिकता नहीं होती। दोहरी नागरिकता किसमें होती है, संघात्मक शासन प्रणाली में। ध्यान से देखना है, बस थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। तो आगे समझिएगा, संविधान व विधायिका की प्रकृति कैसी है। जो संविधान है और विधायिका के सेंस में एकात्मक का क्या लक्षण है। अगर हम कहें संविधान कैसा है, लिखित, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान कहां पर है, फ्रांस में है, और अलिखित संविधान कहां पर है, ब्रिटेन में है। एकात्मक लक्षण ये भी है कि एकात्मक लक्षण में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे लिखित संविधान किस जगह पे है, तो बात करें तो फ्रांस में है। अलिखित संविधान कहां पर है, तो बात करें तो ब्रिटेन में है। आगे देखिए, संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। एकात्मक में कठोर संविधान कहां पर है, फ्रांस में है। सबसे ज्यादा कठोर संविधान कहां का है, फ्रांस का है। और सबसे लचीला नम्यता भरा जो संविधान है वो कहां का है, ब्रिटेन का है। विधायिका के द्विसदनीय होने में क्या भूमिका है इसकी, एकात्मक लक्षण में विधायिका जो है द्विसदनीय है। ब्रिटेन में द्विसदनीय विधायिका है और एक सदनीय विधायिका चीन में है। मतलब विधायिका में क्या भूमिका है, अगर कहीं पर एकात्मक शासन प्रणाली है तो विधायिका किस तरीके से होगा, एक सदन का भी हो सकता है और दोहरे सदन का भी हो सकता है। जहां पर भी एकात्मक शासन प्रणाली लागू होगा वहां पर दो सदन भी हो सकते हैं और एक सदन भी हो सकते हैं। अगर दो सदन की बात करें तो ब्रिटेन में ऐसी प्रणाली है, और अगर एक सदन की बात करें तो चीन में इस तरीके से प्रणाली है। ये भी लक्षण इसी के हैं। और क्या एकात्मक शासन प्रणाली में देखा जाए तो केंद्र की सर्वोच्च शक्तियां होती है एकात्मक शासन प्रणाली में, इसीलिए तो इसका नाम एकात्मक है कि एक ही किसी को विशेष शक्ति दी जाती है। अवशिष्ट सूची, ये भी एकात्मक लक्षण है। कैसे, इस पे कानून केवल कौन बना सकता है, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में भी कौन, राष्ट्रपति। तो एकात्मक लक्षण हो गया ना, एकात्मक शासन प्रणाली की तो बात कर रहा है। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, संसद के पास है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी किया जाता है, केंद्र ही तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल राज्यों को रेगुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली में क्या बताया गया है कि केंद्र क्या करेगा, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। राज्यों का गठन करने की शक्ति, ये भी एकात्मक लक्षण है। आपातकालीन व्यवस्था, ये भी एकात्मक लक्षण है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन कौन से एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण हैं, तो कहोगे एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण आपातकालीन व्यवस्था भी है, राज्यों की गठन की शक्ति भी है, केंद्र के राज्यपाल की नियुक्ति भी है, और अवशिष्ट सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति भी है। और साथ में देखिए अभी कि एकल नागरिकता, या बात करें एक ही संविधान, या बात करें एक ही न्यायपालिका, या अगर बात करें तो लिखित और अलिखित दोनों संविधान हो सकते हैं एकात्मक शासन प्रणाली में। बात करें तो यहाँ पर कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान हो सकता है। कठोरता फ्रांस में है और
लचीलापन ब्रिटेन के संविधान में है। अगर कहें विधायिका की बात, द्विसदनीय विधायिका हो सकता है और एक सदन का भी हो सकता है। द्विसदनीय विधायिका ब्रिटेन में है, एक सदनीय विधायिका चीन में है। तो इस प्रकार से एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा इसको देखना है आप लोगों को, क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए भारत के शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, मतलब भारत में एकात्मक और संघात्मक का क्या क्या लक्षण भारत ने अपने पास ले लिया है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, उधारों का संविधान है। ठीक है, जगह जगह से चीजें ली गई हैं, जो हमको अच्छा लगा उस सेगमेंट को अपने संविधान में जोड़ ली। तो उसी की बात कर रहा है। भारत में संघात्मक लक्षण देख लो कौन कौन से लिए गए, संघ से कौन कौन से लिए गए हैं। जैसे वहां पर लिखित और कठोर संविधान था संघात्मक में, तो वो अपने भारत में है। लिखित भी संविधान है भारत का और कठोर संविधान भारत का है। स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है हमारे भारत में। ये भी कहाँ पर था, आप पढ़े थे, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संघात्मक शासन प्रणाली में किया गया था। यहाँ भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र राज्यों के बस शक्तियों का बंटवारा हुआ है। केंद्र की अलग शक्ति, राज्य की अलग शक्ति, द्विसदनीय था ना, वहां पर लोकसभा राज्यसभा अलग अलग थे ना। तो वैसे ही कह रहा है कि हमारे भारत में भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये भी व्यवस्था कहाँ से लिया गया, संघात्मक शासन प्रणाली से। और क्या लिया गया यहाँ से, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च होगा, ये भी लिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली से भारत में। आगे बात करें द्विसदनवाद, अभी पढ़े थे, लोकसभा और राज्यसभा, या राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर, दो ही तो प्रकार के थे। तो ये कहाँ से लिया गया, द्विसदनवाद। दो ही तो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, तो दो ही सदन तो होते हैं। तो द्विसदनवाद की व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित एवं कठोर संविधान, ये सारे प्रावधान लिए गए हैं कहाँ से, ये सारे संविधान के जो शासन प्रणाली है संघात्मक शासन प्रणाली, वहां से उद्धृत है। अब बात करें कि क्या क्या अनुपस्थिति लक्षण है भारत में, नहीं है संघात्मक शासन प्रणाली का भारत में। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली का लक्षण भारत में लागू नहीं है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान संघात्मक शासन प्रणाली में पढ़े थे। केंद्र की अलग नागरिकता मिलती थी और राज्य की अलग, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, केवल हम भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। इसलिए ये पॉइंट संघात्मक का तो है, लेकिन भारत में ये लागू नहीं किया गया है, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। और क्या नहीं है, बात करें तो जो राज्यसभा है इसमें समान प्रतिनिधित्व की जो बात किया, ये भी भारत में नहीं है। जनसंख्या के आधार पर अलग अलग सीटें दी गई हैं कि जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर अलग अलग राज्यसभा में अलग अलग सीटें दी गई हैं। इस प्रकार से जो समान प्रतिनिधित्व कह रहा है, ये भी भारत में नहीं किया जाता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के दो लक्षण ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर लागू नहीं है। वो कौन कौन से हैं, एक लक्षण है कि दोहरी नागरिकता और दूसरा लक्षण है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व की बात, ये दोनों भारत में नहीं लागू है। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, विद्वानों का मत क्या है, विद्वान क्या कहते हैं। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरल। फेडरल हमारे यहाँ पर नहीं है, फेडरल मतलब भी संघ होता है, लेकिन फेडरल शब्द हमारे यहाँ पर यूज नहीं है। हमारे यहाँ पर यूनियन शब्द का यूज किया गया है कि हमारा भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ये फेडरल कहाँ पर यूज किया गया है संघीय शब्द, ये शब्द जो है प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है फेडरल शब्द का यूज। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, भारत को संघात्मक संविधान के तंग ढांचे से नहीं ढाला जा सकता। जो भारत है उसको संविधान के तंग संघात्मक ढांचे से नहीं ढाला जा सकता है। वहीं केसी हुएर ने क्या कहा इसके बारे में, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय क्यों कहा है, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें संघात्मक के हैं और कुछ पार्ट एकात्मक लक्षण भी हैं, एकात्मक शासन प्रणाली के। तो इस प्रकार से कैसा हो गया, अर्धसंघीय हो गया ना, इसीलिए इसको अर्धसंघीय कहा गया बच्चे। कि हमारा जो संविधान है, केसी होयर ने कहा ये बात, केसी होयर ने क्या कहा कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, सहकारी संघवाद है।
प्रश्न पूछा जाता है, केसी होयर ने क्या कहा था, अर्धसंघीय सरकार। पूछा जाएगा कि ऑस्टिन ने क्या कहा था, ऑस्टिन ने कहा था कि सहकारी संघवाद की बात किया था। आगे देखिएगा, अध्यक्षीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है, जो अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो होता क्या है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, समझिएगा। एकल कार्यपालिका वहां पर होती, जहां पर भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगा वहां पर कैसी कार्यपालिका होगी, वहां पर एकल कार्यपालिका होगी। मतलब एक ही संवैधानिक, यहाँ पे होगा क्या, एक ही संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति ही राष्ट्र अध्यक्ष होता है, कि राष्ट्रपति के अलावा सर्वोसर्वा और कोई नहीं होता है, राष्ट्रपति ही सर्वोसर्वा होता है। अच्छा ठीक है। शासनाध्यक्ष दोनों होता है, मतलब ये राष्ट्र का भी अध्यक्ष होता है और शासन चलाने का भी काम राष्ट्रपति ही करता है। वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात हो रही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, वो राष्ट्र का भी प्रमुख होता है और प्रशासन का भी प्रमुख होता है। साथ ही साथ कि जो वास्तविक शक्ति है वो भी राष्ट्रपति में निहित है और जो नाम मात्र की शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास ही है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, सर्वोसर्वा कौन है सब चीज के लिए, राष्ट्रपति ही सर्वोसर्वा होता है। अच्छा आगे बात करें, और क्या होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण होता है। कैसे, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। मतलब कार्यपालिका के कार्य डिवाइड कर दिए गए, विधायिका के कार्य डिवाइड कर दिए गए। अब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, इनकी शक्ति अलग अलग है, ये अपने स्तर पर काम करेंगे, दूसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, ये भी अध्यक्षात्मक में ही होता है, हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं है। कार्यपालिका और हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन सबका समन्वय है, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं है। और निर्वाचन और उत्तरदायित्व में कैसी भूमिका है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, इसको भी समझिए। राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तो ये बात याद रखना कि अध्यक्षात्मक में भले ही राष्ट्रपति सर्वोसर्वा है लेकिन इसका इलेक्शन होता है, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ पे है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण हैं। पहला एक दे देगा, एकल कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। दे देगा कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दे देगा कि ये सारे सही है। तो आप कहोगे हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है, इसमें पृथक्करण भी होता है शक्तियों का, कि कार्यपालिका की अलग शक्ति होगी, विधायिका की अलग शक्ति होगी, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। साथ ही साथ एकल कार्यपालिका होगी, दोहरी कार्यपालिका का कोई सिद्धांत नहीं है, राष्ट्रपति ही सर्वोसर्वा होता है। निश्चित कार्यकाल के बारे में देखिए, विधायिका जो निम्न सदन जिसको कहते हैं, विघटन नहीं होता है, विधायिका का विघटन कभी नहीं होता है। कार्यकाल अस्थायी होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं है। जो विधायिका है और कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं करता है। जैसे हमारे भारत में है कि विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, लेकिन जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान से समझिए, ये सारे पॉइंट्स लग रहे हैं कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको पेपर निकालना है तो इन सारे पॉइंट्स को समझना ही पड़ेगा, यही एक तरीका ही है, ठीक है। और जब आप कठिन से कठिन चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तैयार करेंगे तो सफलता मिलना आपको बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो कहाँ से सफलता मिलेगी। अब आपको संघवाद आपको पता हो गया है, आपको फेडरल का मतलब पता हो गया, यूनियन का मतलब पता हो गया। यदि नहीं पढ़ते तो कैसे पता चलता आपको, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, अध्यक्षात्मक देख लिए ना, दो ही प्रकार के होते हैं, एक संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक तो देख लिया कि राष्ट्रपति ही सर्वोसर्वा है, दोनों की शक्तियों का बंटवारा होगा, कार्यपालिका न्यायपालिका एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं होंगे ये सब। अब लेकिन संसदीय में क्या होता है, कहाँ पर लागू है, अध्यक्षात्मक कहाँ पे लागू था, अमेरिका में,
और संसदीय कहाँ पर लागू है? भारत में और ब्रिटेन में लागू है। इसके भी लक्षण देखिए, दोहरी कार्यपालिका होता है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो संसदीय शासन प्रणाली था या संसदीय व्यवस्था जो है, इसमें क्या बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या है? दोहरी कार्यपालिका है। एक नाम मात्र का होगा जो सर्वोच्च कहलाएगा, केवल साइन करेगा, बाकी उसका काम कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। या आ जाए, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन शासनाध्यक्ष, शासन को चलाने वाला कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, या वास्तविक जिसके पास पावर है इस संसदीय व्यवस्था में, वो है प्रधानमंत्री के पास। तो नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है यहाँ पर, और वास्तविक शक्ति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे समझिएगा, उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों सह संबंधित होते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो कार्यपालिका होगा और विधायिका होगा, ये एक दूसरे से समन्वय बना के चलेंगे, जबकि अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं था, आपने देखा भी था, लेकिन यहाँ पर है। और साथ में क्या कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद यहाँ पर होगा वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। वहीं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर सामूहिक रूप की बात किया जाए तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, याद रखना, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। और ये बात कहां पर की गई है? अनुच्छेद 75 के 3 में की गई है। आगे देखिएगा, विधायिका का नियंत्रण कैसे होता है इस संसदीय व्यवस्था में? विधायिका विभिन्न प्रस्तावों जैसे अविश्वास प्रस्ताव या प्रश्न के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। तो अध्यक्षात्मक में देखे थे विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन जब संसदीय पे आए तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि विधायिका किसी न किसी तरीके से, चाहे वो प्रश्न काल ला करके, प्रश्न पूछ करके, चाहे अविश्वास प्रस्ताव लाया करके, इस तरीके से किसी न किसी तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो याद रखना कि विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है इस तरीके से, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न पूछ करके या निंदा प्रस्ताव, इन सारे प्रस्ताव को ला करके वो इन पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखती है। अगला क्या संसदीय की लक्षण है? कार्यकाल एवं चयन। निम्न सदन का विघटन होता है। वहां पढ़े थे अध्यक्षात्मक में निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। कार्यकाल अस्थायी होता है, कार्यकाल कोई निश्चित भी नहीं होता है संसदीय में। मंत्रियों का चयन सदन से ही होता है। अधिकतम 6 माह तक बिना सदस्य के मंत्री कोई बन सकता है और बहुमत दल का शासन होता है। कहने का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था में जो भारत में लागू है वो सारे लक्षण ये हो जाएंगे संसदीय के, क्योंकि भारत का जो भी लक्षण है वो सब संसदीय ही होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या लागू है? संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। तो यहाँ पर यह भी तो है कि कार्यपालिका में निम्न सदन विघटित, जैसे निम्न सदन क्या है? लोकसभा। लोकसभा का विघटन होता है ना, लोकसभा विघटित हो जाता है, कार्यकाल कम भी हो सकता है, कार्यकाल ज्यादा भी हो सकता है, तो कोई अस्थायी कार्यकाल नहीं होता है। इसलिए निम्न सदन कैसा सदन होता है? यहाँ पर अस्थायी सदन होता है। और साथ ही साथ मंत्री जो होते हैं उनका चयन भी कहाँ किया जाता है? हमारे यहाँ पर सारे मंत्री का चयन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही तो होते हैं जिनको मंत्री बनाया जाता है। तो वो भी इस संसदीय शासन व्यवस्था का ही लक्षण है। बहुमत जिसके पास प्राप्त होगा वही शासन करेगा इस संसदीय शासन व्यवस्था में, जैसा कि भारत में भी इसी तरह से लागू है। आगे देखो बच्चा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भाग के बारे में बात कर रहा है कि भारतीय संविधान के क्या विशेषताएं हैं। आप संसदीय शासन प्रणाली पढ़ लिए, अब आपको पढ़ना है कि भारतीय संविधान के कौन कौन से विशेषताएं हैं। थोड़ा सा देखिएगा, हमारा जो संविधान है वो विशालतम संविधान है। आप जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? इसी का है, भारत का। हमारे यहाँ पे जो संविधान है कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। हमारे यहाँ पे जो संविधान है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। हमारा संविधान उधारों का संविधान है। हमारे संविधान की
जो विशेषता है कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है, यहाँ पर संशोधनात्मक व्यवस्था भी किया गया है। तो वही सब विशेषताओं के बारे में देखना है। पहला विशेषता देखो, विशालतम एवं लिखित संविधान हमारे भारत में है। कैसे विशालतम एवं लिखित संविधान? हमारा भारत का संविधान सबसे लंबा है। अगर प्रश्न में आ जाए कि किस देश का संविधान सबसे लंबा है, तो कहेंगे भारत का संविधान सबसे लंबा है। और कैसा है ये? लिखित संविधान है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कहाँ है? अमेरिका में। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का, या भारत का सबसे लंबा संविधान, या विश्व मतलब किस देश का संविधान सबसे लंबा है, तो वो दोनों आंसर हो जाएंगे भारत। लेकिन प्रश्न में ये आ जाए सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तब आप कहेंगे अमेरिका का है। संसदीय और न्यायिक सर्वोच्चता हमारे यहाँ पर है। कैसे? ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य संतुलन। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत संसदीय न्यायपालिका है। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों होते हैं। ये तीनों जब कोई कानून बनाएंगे तभी कोई कानून बनता है। तो संसद एक है और उसको रेगुलेट करने वाले तीन बॉडी हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन ये सब एकीकृत हैं, एक दूसरे से अटैच है। लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तब वो कानून बनेगा। तो एकीकृत हो गया ना। तो एकीकृत भी है और क्या है? निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे यहाँ पर है कि न्यायपालिका से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायपालिका का डिसीजन सबके लिए सम्मान्य होगा, चाहे वो व्यवस्थापिका हो और चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो आम जनता हो। तो न्यायपालिका अपना डिसीजन देने के लिए हर मामले में स्वतंत्र है। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण भी भारत में है, भारतीय संविधान में है। कैसे? नम्यता का मतलब और अनम्यता का मतलब, नम्यता मतलब होता है लचीला और अनम्यता मतलब होता है कठोर। इन दोनों का मिश्रण है। कैसे? हमारा जो संविधान है ना बहुत ज्यादा कठोर है और ना बहुत ज्यादा लचीला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान में परिवर्तन सामान्य विधेयक से भी किया जाता है, विशेष विधेयक से भी किया जाता है, और विशेष विधेयक और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से भी संशोधन किया जाता है। तो सामान्य भी हो गया और कठोर भी प्रक्रिया हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। सार्वभौमिक मताधिकार की बात हमारे यहाँ पर किया गया है अनुच्छेद किसमें? 326। अनुच्छेद 326 बताया गया है कि जितने भी भारतीय हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? ना कोई गरीबी देखी जाएगी, ना कोई अमीरी देखी जाएगी, ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई शिक्षित होगा, ना कोई अशिक्षित होगा। सार्वभौमिक मतलब सबको दिया जाएगा लाभ। सभी लोग जो वयस्क हो चुके होंगे वो लोग क्या कर सकते हैं? मत दे सकते हैं। लेकिन वयस्क किसे माना जाता था उस समय पर? 21 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर लिए हो उनको माना जाता था। लेकिन एक संविधान संशोधन लाया गया 1988 में, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 में आता है। उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? ये 21 वर्ष की जो आयु है इसको घटा करके कितना कर दिया जाता है? 18 वर्ष कर दिया जाता है। ये सारे पॉइंट बच्चे इसी तरीके से आपको याद रखने हैं, पेपर में ऐसे ही छपते हैं, इसलिए एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं कर सकते हो। पूरी क्लास देख के जाना, फिर आप लोगों से इन तीनों चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न आएगा आप करने में बिल्कुल सक्षम होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए पूरी क्लास देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिएगा। और अभी तक अगर सेशन लाइक ना किए हो तो एक बार लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमें लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन अभी इसका नहीं है। अगला देखिएगा, विशेषताओं में दूसरा इसका क्या पार्ट है? एक विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित है हमारा संविधान, मतलब अलग अलग देशों से हमारे संविधान में मिश्रण किया गया है। जैसे कुछ चीजें अमेरिका से ली गई हैं, कुछ चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं, कुछ चीजें कनाडा से ली गई हैं, कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, कुछ चीजें फ्रांस से ली गई हैं, कुछ चीजें रूस से ली गई हैं। तो कैसा हो गया? विभिन्न देशों से लिया गया है ना। कैसा है? अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, मतलब केंद्र के स्तर पे भी काम करेगा, राज्य के स्तर पे भी काम करेगा, और क्या काम करेगा? पंचायती स्तर पे भी यहाँ पर काम किया जाएगा। तो तीनों प्रकार से हो गया ना, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और पंचायती स्तर पर। पंचायती स्तर पर जो प्रधानी उधानी होता है, ब्लॉक प्रमुख, ये सब हो जाता है पंचायती स्तर का। ठीक है। आपातकालीन प्रावधान भी हमारे यहाँ पर है। क्या प्रावधान है?
कि आपको 352, 356, 360 अनुच्छेद के तहत आपातकालीन प्रावधान दिया गया है। एकल नागरिकता भारत में लागू है। पंथ निरपेक्ष राज्य है। हमारा भारत कैसा राज्य है? एक पंथ निरपेक्ष राज्य। ओके, मूल ढांचे का सिद्धांत हमारे यहाँ पर दिया गया। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा समझिए ये क्या होता है। एक केस आया था 1973 में, केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़ करके बाकी संविधान के सभी सेगमेंट में परिवर्तन किया जा सकता है। मूल ढांचे में नहीं किया जाएगा और बाकी पूरे संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, ये बात कहा गया। और ये एक पॉइंट और याद रखना है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसको कहा जाता है कि ये लघु संविधान है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है या लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अधिकार और कर्तव्य हमारे यहाँ पर इसकी भी विशेषता है। कैसी विशेषता है? नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान में है ना, तो भारत के संविधान की विशेषता ही तो पढ़ रहे हो। तो भारत के संविधान की विशेषता में क्या है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, मूल कर्तव्य दिया गया है और साथ ही साथ हमें कार्यपालिका, विधायिका, इन सब के भी लिए भी विशेषता दी गई है। ठीक है, आगे बात करें क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिएगा। अब आता है अगला चैप्टर, प्रस्तावना, जिससे प्रश्न बहुत आते हैं। वनडे एग्जाम के लिए तो रामबाण है। वनडे एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं और इसके लिए सबसे पहली बात कि आप सभी को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। प्रस्तावना याद रहेगा तभी काम चलने वाला है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पूरी प्रस्तावना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इस पूरी प्रस्तावना को आपको रटना जरूर है, तैयार करना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये पूरा जितना भी है इस प्रस्तावना आपको तैयार होना चाहिए और उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को करोगे। चलो, अब प्रस्तावना से कैसे कैसे क्या फैक्ट तैयार करने हैं, क्या क्या आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात पूछा जाएगा, ये प्रस्तावना लिया कहां से गया? प्रस्तावना लिया कहां से गया? जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कि हमारा संविधान क्या है, कई जगहों से, स्रोतों से लिया गया ना, उधारों का संविधान है। तो वही कह रहा है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। सबसे पहले अमेरिका ने इसे अपनाया भी था। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? हमारे यहाँ पर अमेरिका से लिया गया। और सबसे पहले प्रस्तावना किस देश ने अपनाया था? तो अमेरिका ने ही अपनाया था। लेकिन अगर आ जाए प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, तो वो अमेरिका नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। हमारे यहाँ की भारत की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। लेकिन भारत का प्रस्तावना लिया कहां से गया, प्रश्न आएगा अगर, तो वो लिया गया है अमेरिका से। अगला, ये प्रस्तावना की झलक कहां पर पहले हम देख चुके थे, कल की क्लास में भी बताया था मैं। जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में कल की क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रस्तावना कहां से इसका झलक देखा गया है। तो जब आप पढ़े थे कल की क्लास में कि 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी, तो उसमें नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। बाद में वही तो प्रस्तावना बना था कि 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसी में थोड़ा बहुत संशोधन करके संविधान सभा के द्वारा जो उसे एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी को, संशोधन करके उसी को बाद में क्या बना दिया गया, उद्देशिका या प्रस्तावना बना दिया गया। अच्छा ठीक, अगर प्रश्न है इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। अगर प्रश्न आए कि जो हमारा प्रस्तावना है इसमें जो डेट दी गई है 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। ये तीनों शब्द जो मैं बोल रहा हूं, अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित, ये प्रस्तावना जब पढ़ोगे तो इसमें मिलेंगे कि 26 नवंबर 1949 को आज इस संविधान सभा में एतद द्वारा अंगीकृत, नियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये पॉइंट भी आपको उसमें मिलेंगे
तो ये डेट याद होना चाहिए आपको कि कब हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आगे देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में, इसी तरीके से पूछे जाएंगे। प्रस्तावना से निम्नलिखित 4 बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अधिकार का स्रोत, एक राज्य की प्रकृति, एक संविधान के उद्देश्य, एक अपनाने की तिथि। पहले तो देखते हैं अधिकार का स्रोत। अधिकार का स्रोत क्या है? हम कहते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। तो अधिकार किसको दिया गया है? हम भारत के लोगों को। तो आएगा किस, कौन यहाँ पर स्रोत है? हम भारत के लोग। मतलब अंतिम शक्ति किसके पास है? भारत की जनता के पास है। संविधान की अंतिम शक्ति किसके पास है? भारत की जनता में निहित है। लोकप्रियता, संपूर्णता, ये सब कुछ इसमें निहित है, भारत की जनता में ही निहित है। राज्य की प्रकृति देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हमारा जो संविधान होना चाहिए वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप इसमें ना हो पाए। हमारा देश खुद ही डिसीजन है। संप्रभुता का मतलब यही होता है। समाजवादी होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए हमारा संविधान, वो भी प्रस्तावना में कहा गया। पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी पंथ को लेकर के ना चले, पंथ में निरपेक्षता हो, ये भी हमारे प्रस्तावना में है। और हमारे यहाँ पर लोकतंत्रात्मक, मतलब जनता द्वारा चुनी जाने गई सरकार हमारे यहाँ पर हो, वो भी बात की गई है। गणराज्य भी होना चाहिए, ठीक है, निर्वाचन हो करके ही मुखिया आना चाहिए, ये भी बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। आगे बात करें, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, ये शब्द है उसी में। तो हमारे यहाँ पे उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समता प्रदान करना, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो सुनिश्चित करने वाला भाईचारा है, इसको भी बनाए रखने की बात हमारे संविधान में किया गया है। तो प्रस्तावना याद रहेगा तो विशेषताएं भी आपको ऐसे याद रहेगी। संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जो कुछ संविधान के प्रस्तावना में कहा गया वही विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में है भी, क्योंकि हमारा जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का एक झलक है। जो कुछ भी प्रस्तावना में है पूरा झलक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अपनाने की तिथि, कब अपनाया गया था इसको, प्रस्तावना को या संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी जो प्रस्तावना है एक तिथि और यहाँ से स्रोत मिलता है कि हमारा संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और याद रहे 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। बच्चे, अब बात करते हैं कि राज्य की प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली जो उस प्रस्तावना में यूज हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर लो। प्रस्तावना में एक शब्द यूज हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द यूज हुआ है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? इसका मतलब देश का वह डिसीजन जो बाह्य और आंतरिक मामले पे दोनों डिसीजन को लेने में राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, शासनाध्यक्ष जो होगा, वो स्वतंत्र हो, मतलब किसी दूसरे देश का दबाव ना हो, उसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। वो हमारे भारत में है। आगे दूसरा है समाजवाद। भारत का समाजवाद गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है, कार्ल मार्क्स से नहीं है यहाँ का विचारधारा प्रभावित। जो हमारे यहाँ का विचारधारा है वो कहाँ से प्रभावित है? समाजवाद एक गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष हमारे यहाँ पर है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हम सब केवल भारतीय हैं, इतना जानते हैं। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। पूरे राज्य में अगर क्या बताओ आप लोग, क्या आप ये घोषित कर दिया गया भारत एक हिंदू राष्ट्र है? नहीं ना, ये घोषित नहीं किया गया ना। इसका मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, केवल हम राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीयता है हमारे अंदर। सार्वभौम का सिद्धांत कहता है सबको एक साथ साथ लेकर के चलने की बात करता है। सकारात्मक बातें यहाँ पर कही जाती हैं, लोकतंत्रात्मक बातें की गई हैं। अच्छा, लोकतंत्रात्मक किस प्रकार से भारत में है ये भी समझिए। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। मतलब कैसे? हमने एमपी को चुना और एमपी ने किसको चुन लिया? राष्ट्रपति को चुन लिया, ठीक है। हमने एमएलए का चुनाव किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आपने देख लिया ना, हमने चुना था एमपी को, सांसद को, और सांसद ने चुन लिया किसको? राष्ट्रपति को।
तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ना। तो हमारे यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कैसी है, अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। लेकिन याद रहे कि अंतिम शक्ति किसमें निहित है, जनता में। जनता जब तक चाहेगी तब तक कोई सरकार में रह सकता है, जब चाहेगी वो सरकार से चला भी जाएगा। जैसे जनता द्वारा जनता पर जनता के लिए शासन होता है, यही कथन है ना। तो अगला पॉइंट देखिए, गणराज्य का मतलब क्या है। गणराज्य का मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, उसका निर्वाचन होगा, सभी नागरिक जितने हैं वो पदों के लिए योग्य होंगे। गणराज्य का सेंस क्या कह रहा है, गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, ये नहीं कि हम अगर प्रमुख है तो हमारा लड़का भी वही पद पा जाए, जैसे ब्रिटेन में चलता है राजा रानी का कॉन्सेप्ट, वो हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर गणराज्य है। गणराज्य का मतलब राष्ट्र का प्रमुख जो होगा उसका निर्वाचन होगा, और जितने भी भारत के नागरिक हैं कोई भी उस इलेक्शन को खड़े हो सकते हैं लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी बात गणराज्य की बात करता है। गणराज्य क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, संविधान के उद्देश्य और आदर्श क्या है। संविधान का उद्देश्य न्याय दिलाना है। कितने प्रकार की न्याय हमारे प्रस्तावना में कहा गया है, 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय लिया कहां से गया था हमारे प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया था। प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित ये 3 शब्द सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए हैं, तो कहोगे रूस के संविधान से लिए गए। या प्रश्न आएगा रूस के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, मतलब कौन सा शब्द लिया गया प्रस्तावना में। एक कोई ऑप्शन दे देगा, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक। इस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। बस केवल ध्यान से देखो और पढ़ो इस चीज को। समझ में आ रहा है ना, पूरा आप लोगों को जितना पढ़ाएंगे समझ में आता जाएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, तभी आप लोगों को मजा मिलेगा। अच्छा, अगला बात करें, अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब अनुच्छेद 38 पढ़ोगे, अनुच्छेद 38 में ये तीनों झलक मिलेंगे, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात अनुच्छेद 38 में किया गया है। उसको जब आप डीपीएसपी चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बता देंगे। आगे बात करें स्वतंत्रता। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे यहाँ पर कौन कौन से की गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये सब अनुच्छेद 19 जब पढ़ोगे उसमें सब कुछ मिलेगा, दिखेगा आपको। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात हमारे किसमें की गई है, प्रस्तावना में की गई। किसके किसकी, फिर से देख लो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और ये अगर कहा जाए कहां से ली गई थी स्वतंत्रताएं, फ्रांस की संविधान से। जैसे न्याय कहां से लिया गया था, रूस की क्रांति से, ऐसे ही स्वतंत्रता कहां से लिया गया 5 प्रकार की, फ्रांस की क्रांति से। समता जो है ये भी फ्रांस की क्रांति से है। कौन कौन सी समानताएं हमारे यहाँ पर दिया गया है, एक समता और एक बंधुत्व। जरा देखिए, समता क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए, है ना, समता प्रदान करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए। दूसरा है बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने वाले भाईचारे को बनाने की बात यहाँ पर की गई है। तो 2 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, 2 प्रकार के बंधुत्व की बात है। समता की बात कह रहा है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता की बात किया गया है यहाँ पर। ऐसे ही पेपर में आते हैं प्रश्न कि कितने प्रकार की समता की बात है, 2 प्रकार की समता की बात है, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात किया गया है। बंधुत्व की बात 2 प्रकार के किया गया है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की बात की गई है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे, तो अब आप उम्मीद करते हैं उसको कर ले जाएंगे। प्रस्तावना का विधिक, प्रकृति का और संशोधन क्या हुआ, जरा समझिएगा। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए कौन कौन से, देखिएगा, वो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। और कब, 1976 से जोड़ा जाता है। हमारा जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है या नहीं, इसके बारे में अलग अलग केस हुआ, फिर डिसीजन आया।
जैसे एक केस होता है, अच्छा एक केस होता है बेरूवाड़ी केस। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। संविधान की शक्तियां, अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, साधारण बहुमत से संशोधन नहीं हो सकता है, केवल विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन ये सब बातें किस केस में बताई गई हैं, अब उसको भी अभी देखते हैं। 1960 में एक केस होता है, सबसे पहले बेरूवाड़ी केस। जो ये बेरूवाड़ी केस है, जब ये केस होता है, इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। ये 1960 के बेरूवाड़ी केस में बनाया गया। लेकिन उसके बाद 1973 में अभी तक की सबसे बड़ी पीठ जो संविधान के लिए गठित हुई है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया। इसमें बताया गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। किसमें किसमें क्या बताया गया केशवानंद भारती केस में कि ये संविधान का भाग है प्रस्तावना और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, मतलब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात भी कहा गया यहाँ पर। उसके बाद 1995 में एक केस और आता है LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया में भी यही बात जो केशवानंद भारती केस में कहा गया था, वही बात कहा गया कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब विचारक कौन कौन सी बातें इस हमारे प्रस्तावना के बारे में कहा है, ये भी पूछा जाता है, कथन किसका है। सबसे पहले NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, ये कहा है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। NA पालकीवाला ने कहा है प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। वहीं KM मुंशी ने क्या कहा है, ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का, KM मुंशी ने क्या कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को जन्म कुंडली है। तो प्रश्न आएगा किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है, तो KM मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, KM मुंशी ने कहा है। अगला BR अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। प्रस्तावना को क्या कहे हैं, ये एक पवित्र दस्तावेज है, ये बात कहा गया किसने, इसके द्वारा, अम्बेडकर के द्वारा। अगली बात कहें आल्हादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसको क्या कहा है। आल्हादी कृष्णस्वामी अय्यर की जब बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है, कि जो हम बाद में सोचेंगे उसके भी सपने हमारे यहाँ पर पूरे होंगे, यहीं से हमको सोचना स्टार्ट करना होगा। तो प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये किसने कहा, आल्हादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा। अगर बात आ जाए ठाकुरदास भार्गव ने इसे क्या कहा, संविधान का आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। फिर से एक बार सारे नाम देखिए, इंपॉर्टेंट है। NA पालकीवाला, इसको आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, परिचय पत्र कहते हैं। दूसरा KM मुंशी, इसको क्या कहते हैं, कन्हैयालाल बड़ीकलाल मुंशी। KM मुंशी इसको कहते हैं कि ये क्या करता है, जन्म कुंडली है। जैसे जन्म कुंडली में क्या होता है, जन्म का बारे में बताया जाता है, कब ये जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, तो ये भी बताया गया। कब अंगीकृत, प्रस्तावना में ही तो बताया गया है, कब संविधान को अंगीकृत किया गया, कब नियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया, तो जन्म कुंडली ही तो हो गया। ठीक है, ये किसने कहा है, KM मुंशी ने कहा है। आगे बात करें BR अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, पवित्र दस्तावेज। और आल्हादी कृष्णस्वामी अय्यर क्या कहते हैं, ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आगे देखिएगा, निष्कर्ष क्या मिला, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और सपनों का विचार की कुंजी है। वही बात मैं कह रहा हूं कि जो आज प्रस्तावना में कोई परिवर्तन करना होता है, तो किस सेगमेंट को ध्यान में रखकर परिवर्तन करना होता है, इसी को, कि जब इसको ध्यान में रख के किया जाएगा तभी सही डिसीजन आएगा, अन्यथा सही डिसीजन नहीं आएगा। आगे थोड़ा सा बातें और याद रखो कि जो प्रस्तावना हमारा है, इसके बारे में और एक बात आती है। अगर मान लो विधायिका कोई कानून बनाता है और प्रस्तावना में कोई अलग बात लिखी है, तो दोनों के बीच क्या टकराव हो जाएगा, नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं है। मतलब ये जबरदस्ती किसी को कुछ लागू नहीं कराएगा। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं, किसी को जबरदस्ती लागू नहीं कराएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रस्तावना विधायिका के किसी भी कानून को हस्तक्षेप नहीं करता। अगर विधायिका कोई कानून बना दिया है तो उसको प्रस्तावना के द्वारा लिखी गई शब्दों से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं। परिवर्तनीय का मतलब जबरदस्ती लागू कराना,
परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब जबरदस्ती लागू कराना। तो प्रस्तावना क्या है? अपरिवर्तनीय है, जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है किसी भी जगह पर। ठीक है, तो ये संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आज 3 चैप्टर के थे वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, और बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। वर्दी बैच में आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है टाइम टू टाइम, उसको देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए वर्दी बैच के और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। वहां से सारे सब्जेक्ट की क्लास लेते रहिए, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह मैथ हो, चाहे वह रीजनिंग हो, चाहे वह साइंस हो, किसी भी कंप्यूटर तक की क्लास आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर वाले के लिए अपलोड किया गया है। वो सारे क्लास आप लोग देखते रहिएगा बराबर। और आपको मैं इतना जरूर कहूंगा, ये जो कुछ भी आपको फ्री में दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आज के बाद आप लोगों को इस चैप्टर को कभी पढ़ने की जरूरत और कहीं से नहीं होगी। जो आज आप लोगों को पढ़ा दिए हम, वही आपके पेपर में आएगा, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आ सकता है। और ये भी मान लीजिएगा कि इतना सारा मटेरियल इतने अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति जैसे मैंने किया आप लोगों को, बहुत ही कम लोग फ्री में यूट्यूब पर आपको देंगे। तो इसलिए आप लोग सारी क्लास लेते रहिए और अच्छे से इसको समझते रहिए और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। सिलेक्शन आपके बहुत करीब रहेगा। ये मेरा आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप इसका नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि एक बार सुनने से सिलेक्शन नहीं मिलता है, बार बार पढ़ने से एक ही चीज का सिलेक्शन मिलता है। ये सिलेक्शन का मूल मंत्र है कि एक ही कंटेंट को बार बार पढ़िए, लेकिन वो कंटेंट कैसा होना चाहिए? अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मेरे द्वारा ये जो कंटेंट दिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लेना, अगर प्रस्तावना से क्वेश्चन आया होगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर संघवाद से क्वेश्चन आया होगा, एकात्मक लक्षण से क्वेश्चन आया होगा, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। अगली क्लास कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे, और अगली क्लास इसके बाद वाली है, उस क्लास का आप लोग आनंद लीजिएगा अपने टाइम पर। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।